गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं भूगोल व्याख्याता विवेक तिवारी नवीन स्कूल से। आज हम बात करेंगे 11th क्लास के अंदर ज्योग्राफी की। आप सभी विद्यार्थियों ने 10th क्लास क्लियर करके 11th क्लास में प्रवेश लेंगे और सबसे पहले आपके सामने जो समस्या आएगी वो आएगी सब्जेक्ट की। आज हम जिस बात की बात कर रहे हैं, आज हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करेंगे कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट विद्यार्थी को चूज कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और उसका भविष्य में क्या है, सारे बारे में बात करेंगे। आज जर्नल इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में हमारी टॉपिक वाइज चलेंगे। आज हम सिर्फ जर्नल देखेंगे कि भूगोल है क्या, भूगोल का अध्ययन क्यों किया गया है, भूगोल को एसएसटी के अंदर, एसएसटी मतलब सामाजिक के अंदर अलग से क्यों रखा गया है, इसका अध्ययन क्यों कंपलसरी होता है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी देखना है कि ये भूगोल जो सब्जेक्ट है इससे फ्यूचर में हमें किस तरीके से फायदा मिलेगा। ये सब्जेक्ट आर्ट्स के अंदर जोड़ा गया है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बच्चों की थिंकिंग है कि ज्योग्राफी ले ली हम आर्ट्स के विद्यार्थी हो गए, ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी इज नॉट अ आर्ट सब्जेक्ट, इज अ साइंस सब्जेक्ट। ज्योग्राफी जो है वो भूगोल का विषय तो है ही, साथ के साथ विज्ञान का विषय भी है। इस विज्ञान के विषय को आप इसको, जैसे फॉर एग्जांपल कितनी बार मैंने देखा है कि कमजोर विद्यार्थियों को ज्योग्राफी दे दी जाती है कि साहब प्रैक्टिकल है, बच्चों को अच्छे नंबर मिलेंगे, पास हो जाएंगे। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को साइंस की तरफ आकर्षित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है। जो भूगोल है ये भी एक प्रकार से विज्ञान है। ये कैसे विज्ञान है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर अभी हम ये समझते हैं कि भूगोल क्या है। सिर्फ अभी आपको ये समझना है भूगोल क्या है। एक छोटी सी तरीके से चालू करेंगे और आगे धीरे 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 बढ़ते हुए आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे कि भूगोल है क्या। देखिए बेटा, जब आप 10वीं में पढ़ते थे तो एक सब्जेक्ट चलता था जिसका नाम था सामाजिक। सामाजिक विज्ञान, जिसे आप शॉर्ट में कहते थे एसएसटी। एसएसटी आपका जो सब्जेक्ट चलता था, सोशल साइंस सब्जेक्ट चलता था। इसमें आप मिक्स में पढ़ते थे, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, सोशोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। 8 सब्जेक्ट एसएसटी के अंदर मिला करके आप पढ़ते थे। 8 सब्जेक्ट है इसके अंदर। ये सारे 8 सब्जेक्ट जो थे वो आपने 10वीं तक पढ़े। अब बेटा आज से आपका भविष्य का निर्धारण हो रहा है। ये एक ऐसी क्लास है, 11th क्लास को आप कमजोर क्लास ना समझें। आप ये सोचते हैं कि हाँ साहब 11th क्लास है तो लोकल क्लास है, इसे आप कमजोर ना समझें। ये आपकी बेस है, किसके लिए? 12th के लिए और आने वाले भविष्य के लिए। 12th के लिए और आने वाले भविष्य के लिए मैं पहले ही ये बताना चाहूँगा, जो आपका 11th का कोर्स है वो एज इट इज फर्स्ट ईयर में सेम है, एज इट इज फर्स्ट ईयर के अंदर सेम है। जो आपका 12th का कोर्स है वो सेकेंड ईयर के अंदर एज इट इज कंप्लीट है। अब जो विद्यार्थी 11वीं 12वीं में मेहनत कर रहा है, अगर वो इसी तरीके से मेहनत करता रहेगा तो उसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ने में जोड़ नहीं आएगा। उसका बेस मजबूत रहेगा, उसे आगे पढ़ने में जागरूकता रहेगी। इस वजह से अब आपको जो सब्जेक्ट चूज करने की समस्या रहती है, उन सब्जेक्ट चूज करने की समस्याओं से निदान मिलेगा। साथ ही मैंने कितनी बार देखा है सेशन के स्टार्टिंग में बच्चे कुछ समय कॉमर्स में बैठ रहे हैं, कुछ समय साइंस में बैठ रहे हैं, कुछ समय आर्ट्स में बैठ रहे हैं, फिर वो चूज नहीं कर पाते हैं। आगे ना पीछे उनके माँ बाप या हम टीचर वगैरह उनके ऊपर कहते हैं कि साहब आप ये सब्जेक्ट लें और इस सब्जेक्ट से पढ़ें। या एवरेजेबल जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि ठीक है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अपन ले लेते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। देखिए बेटा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मानता हूँ, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ये भी मैं मानता हूँ, पर उसके साथ साथ आपको क्या फायदा मिलेगा, क्या सीखने के लिए मिलेगा, वो आप जानिए। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण देखिए। जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे और आपको कहा जाता था कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, गैसे गाय, मैंने आज तक जो भी शब्द बोले हैं
कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गाय, जो भी बात बोली, आप लोगों को मैं कहूं कैसे कबूतर लिख के बता, तो आप फटाफट किस तरीके से कैसे कबूतर लिखेंगे, यूं किया और यूं किया, इस तरीके से कबूतर लिख देंगे। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कैसे गाय लिख के बताइए, तो आप यूं करेंगे और फटाफट गाय लिख देंगे। इसका मतलब क्या होता है, ये अक्षर आपके मस्तिष्क में बैठे हुए हैं, ये अक्षर आपके मस्तिष्क में बैठे हैं, अर्थात जो हिंदी वर्णमाला है वो आपके दिमाग में छपी हुई है। बचपन से आपने इसको पढ़ा है और इसी तरीके से इन अक्षरों को पढ़ के आपने शब्द बनाना सीखा है। इन अक्षरों को पढ़ के शब्द बनाना सीखा कि कै, मैं, ल, कमल, 3 शब्द का जो अक्षर है कमल, उसमें कै भी ऐड करना है। कमल बोलने के लिए आपको कै भी ऐड करना है, मैं भी ऐड करना है और ले भी ऐड करना है, जब जाके आप लिखते हैं कमल। ये मेरा बताने का कारण क्या है, इसको समझें। जब आप छोटे थे तो आपको कैसे कबूतर लिखना नहीं आता था, कैसे गाय लिखना नहीं आता था। आपके माता पिता ने आपको उंगली पकड़ के या पेंसिल पकड़ करके सिखाया कि साहब कबूतर ऐसे बनता है, अर्थात आपके माइंड में एक अक्षर की छवि बैठाई कि कबूतर ऐसे बनेगा। उसी प्रकार से कबूतर बनना, गाय बनना, किस तरीके से कैसे गाय, कैसे कबूतर, ये कैसे बने, ये अक्षर की छवि आपने कहां से सीखी, वर्णमाला से, हिंदी वर्णमाला से। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेनोग्राफिंग लैंग्वेज होती है, आपको पता हो तो स्टेनोग्राफिंग लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज के अंदर अक्षरों को अलग अलग बनावटों के आधार पर लिखा जाता है। वो बनावट होती तो बोलचाल की नॉर्मल भाषा है, पर उसकी जो अक्षर की बनावट होती है वो सिर्फ जो स्टेनोग्राफर है वो समझ सकता है। उसी प्रकार से जो भूगोल सब्जेक्ट है, जो भूगोल है, एसएसटी का एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा गर्भ है, 8 सब्जेक्टों का सागर में एक छोटा सा बिंदु है, उन सब्जेक्ट में भूगोल आता है बेटा। ये भूगोल विद्यार्थी को क्यों लेना चाहिए और किस कारण लेना चाहिए, अब उसकी बात करते हैं। देखिए बेटा, आपने 10वीं तक जो पढ़ा उसमें आपको यह बताया गया कि साहब सामाजिक है, उसमें आपने हिस्ट्री भी उठा ली, सभ्यता भी उठा ली, संस्कृति भी उठा ली, फिर भूगोल भी उठा ली, पर्वत पठार मैदानों का उत्पत्ति भी कर दी, वो आपने इसमें पढ़ा। अब हम बात करेंगे कि साहब इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन काहे में किया जाता है। विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए सामाजिक की 8 शाखाएं हैं, जिसमें एक छोटी शाखा है जिसका नाम है भूगोल। भूगोल, पृथ्वी का संपूर्ण ज्ञान, अर्थात भूगोल, पृथ्वी का संपूर्ण ज्ञान, भूगोल। इन दोनों अक्षरों को अगर मिला दिया जाता है तो उसका अर्थ निकलता है पृथ्वी का संपूर्ण ज्ञान। अब सीधी सीधी भाषा में बात करते हैं कि सर पृथ्वी के संपूर्ण ज्ञान में तो इतिहास भी आ गया, कल्चर भी आ गया, आपके जो भी एक्टिविटीज है सब कुछ कंप्लीट आ गई। बिल्कुल सही बात है बेटा, इस पृथ्वी पर जो दिख रहा है वो सब कुछ भूगोल है, चाहे से वो आप हो, मैं हूं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, या इस पृथ्वी पर एक छोटे से छोटा रेंगने वाला जीव और बड़े से बड़े सर्वहारी जो जीव हैं उनका संपूर्ण अध्ययन है, इसे कहते हैं भूगोल। इस भूगोल के अंदर हम बात करें तो भूगोल को विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए, संपूर्ण अध्ययन करने के लिए इसे समझना बहुत आवश्यक है। उन्हें किन बिंदुओं के आधार पर समझना चाहिए जिससे विद्यार्थी को विषय चयन करने में समस्या ना हो, वो देखते हैं क्या है। देखिए बेटा, सबसे पहली बात आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में बोल दी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, स्कोर खिंचता है, तो स्कोर खींचने में ये नहीं। देखिए, थ्योरी होने के साथ साथ कितनी बार बच्चों की मानसिक स्थिति होती है कि साहब ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें 100 में 100 नंबर नहीं आते, इसमें 100 में से 100 नंबर भी आते हैं, ठीक है, पर किस तरीके से आते हैं वो आपको आना चाहिए। मैपिंग आपको करनी पड़ेगी, ये लोड वाली बात नहीं बेटा, मैपिंग आपको करनी पड़ेगी। मैपिंग के साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि संपूर्ण पृथ्वी का ज्ञान, आपको अगर किसी चीज़ में ज्ञान चाहिए, वर्धन चाहिए, आपकी मानसिक स्थिति को बढ़ाना है और आने वाले भविष्य में जो कंपटीशन फाइट करने हैं, उस कंपटीशन फाइट करने के लिए आपको भूगोल
आज नहीं, कल नहीं, परसों पढ़नी जरूर है। देखिए बेटा, आर्ट्स के विद्यार्थी होने का एक फायदा होता है। क्या फायदा होता है मैं आपको बता दूं। आर्ट्स के विद्यार्थी शुरू से जीके के टच में रहते हैं, चाहे वो हिस्ट्री के रूप में हो, पॉलिटिकल के रूप में हो, ज्योग्राफी के रूप में हो, या अनदर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके रूप में आपके वो हमेशा जीके से टच में रहते हैं। साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो जीके से बहुत दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उनके पास कोई जीके वाला सब्जेक्ट होता है, ना किसी तरीके से उनका ज्ञानवर्धन होता है। वो थ्योरी में परफेक्ट होते हैं पर जीके में परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। और आपको पता है कोई भी कंपटीशन लेवल की बात करें तो उसमें जीके आना कंपलसरी होता है। जीके की मजबूती के लिए ये एक सबसे बड़ा आधार है आपके पास, जो है भूगोल। एक छोटा सा उदाहरण, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व में सबसे ज्यादा बहने वाली नदियां, विश्व में किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या है, बहुत से क्वेश्चन इससे आपको सीखना पड़ेगा। और यहां से सीख के आप कंपटीशन के बड़े से बड़े लेवल, आईएएस, आरएस, किसी भी चीज का ख्वाब देखते हैं तो वहां आपका ये मदद करेगी। देखिए बेटा, क्या होता है, बच्चों ने सब्जेक्ट के लिए रुचि नहीं बना पाते। रुचि बनाना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप सब्जेक्ट के अंदर अपने आप को नहीं डालेंगे, सब्जेक्ट को आप अपने ऊपर लेके नहीं पढ़ेंगे, जब तक सब्जेक्ट आपको गुणकारी नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आपके 10th में किसी बच्चे के 100 में 100 नंबर आए होंगे गणित के अंदर, किसी बच्चे के एसएसटी में 100 में से 100 आउट ऑफ 100 आए होंगे। अलग अलग एग्जाम्पल है। उसका कारण क्या है कि उस बच्चे ने उस सब्जेक्ट में महारत हासिल कर रखी है। उसका कारण क्या है, उस सब्जेक्ट में उस बच्चे की महारत हासिल है, साथ के साथ आपके गुरुदेवों ने आपके साथ मेहनत की तो आपको डबल मजा आया। तो भूगोल जो सब्जेक्ट है, इसमें हम भी आपके साथ उतनी मेहनत करेंगे। साथ के साथ भविष्य में आने वाली समस्याएं, जैसे कंपटीशन लेवल, आने वाली समस्याओं का समाधान, साथ के साथ एक सामान्य व्यक्ति को चलने का तरीका। कैसे? मान लीजिए आपके घर के पास में कोई व्यक्ति खड़ा है और उसे एड्रेस नहीं मिल रहा है। कोई व्यक्ति आपके घर के पास में खड़ा है और आपसे कोई पूछा कि साहब मैं आपके घर के पास में खड़ा हूं, मुझे आपके घर के पास आना है। अब एक छोटा सा ज्ञान है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपने भूगोल विषय ले रहे हैं, तो एक बहुत बड़े बड़े विद्वान नहीं बता पाते हैं। पर मैं आपको बताऊं, आपके कोई घर के पास खड़ा है और आपसे किसी ने पूछा, साहब मेरा मुख उत्तर दिशा में है और मैं आपके घर पे आना चाहता हूं, तो आप उसको कैसे एड्रेस देंगे? तो इसी से एक क्वेश्चन बनता है, दिशाएं कितने प्रकार की होती है? 10वीं के लेवल की बात करें तो दिशाएं 4 प्रकार की होती है बेटा। आपने आज तक दिशा की बात करें तो दिशाएं कितने प्रकार की पढ़ी आपने? सिर्फ 4 प्रकार की दिशाओं के बारे में अध्ययन किया है। सामान्य बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट से बस संबंधित बात नहीं है। समझे इसको कि भूगोल क्या है। सामान्य दिशा बात कर रहा हूं। मान लीजिए ये उत्तर दिशा है, मानना नहीं है, कंफर्मली ये उत्तर दिशा है। बोर्ड, कॉपी के ऊपर वाला भाग हमेशा उत्तर कहलाता है। हम बोर्ड पे काम कर रहे हैं, बोर्ड का ऊपर वाला भाग हमेशा उत्तर कहलाएगा, ये ध्यान रखना। बोर्ड का ऊपर वाला भाग उत्तर कहलाएगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए कि ऊपर वाला भाग हमेशा उत्तर कहलाता है। जस्ट इसके नीचे वाला भाग दक्षिण कहलाएगा। ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे अपन बात करेंगे तो ये आपका पश्चिम हो गया और ये आपके राइट हैंड साइड पे पूर्व हो गया। ये आपने दिशाएं आज तक पढ़ी है, ठीक है। इसी तरीके से एक छोटा सा उदाहरण और बताता हूं बेटा। देखिए, मान लीजिए भारत का नक्शा है, ये मैंने भारत का नक्शा बनाया। ये हमारा भारत का नक्शा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का मकान इस जगह है। एक छोटा सा आपके जी का टेस्ट कर रहा हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का मकान इस जगह है, किसी व्यक्ति का मकान इस जगह है और किसी व्यक्ति का मकान इस जगह है और किसी का इस जगह है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन कौन सी दिशा में? देखिए, ये जो दिशा है वो है उत्तर दिशा, ये जो दिशा है वो है पूर्व दिशा,
जो ये दिशा है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ये वाली जो दिशा है वो है दक्षिण दिशा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर निवास करता है, उसकी कौन सी दिशा होगी? तो दिशाओं को भूगोल के हिसाब से बांटें तो 10वीं के ज्ञान से आगे बढ़ा के बात करेंगे तो दिशाएं होती है 8। 10वीं तक कितनी दिशाएं पढ़ी थी बेटा आपने? 4। और अब हम कितनी पढ़ेंगे? 8। 8 दिशाएं होती है। कैसे? देखिए इधर, यह आपका हो गया उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं आप इसको। यह आपका हो गया उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं आप इसको। यह हो गया आपका पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व भी बोल सकते हैं आप इसको। यह आपका पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हैं आप इसको। तो अब सीधी सीधी बात, भारत के नक्शे में इस जगह जो दिशा है वो कौन सी है? उत्तर पूर्व दिशा है। उत्तर पश्चिम, सॉरी, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर आप बोल सकते हैं। इस तरीके से आपको दिशा का निर्धारण भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अब आपके घर के बाहर कोई खड़ा है तो आप उसे आसानी से बता देंगे। आपके घर का अगर आपको पता है कि मेरा घर पूर्व देखता हुआ है, दक्षिण देखता हुआ है, पश्चिम देखता हुआ है, कौन सी दिशा में देखता हुआ है, और उसने बता दिया साहब मैं उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हूं, तो आप फटाफट बता देंगे कि फलानी दिशा में आप चलते रहिए, मैं आपको रोड पे मिल जाऊंगा। इस तरीके से आप किसी व्यक्ति विशेष को, तो ये क्या है? जर्नल ज्ञान है। ये कहीं नहीं मिलता बेटा, ये आदमी को खुद को सीखना मिलता है। ठीक है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा कि दिशाएं 8 होती है। दिशाओं को आप पढ़ेंगे तो किताब में लिखा हुआ मिलेगा सिर्फ दिशाएं 4 होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। पर क्या भारत के अंदर इस जगह लोग निवास नहीं करते? क्या भारत में इस जगह लोग निवास नहीं करते? क्या भारत में इस जगह लोग निवास नहीं करते? ऐसी सिचुएशन में हम दिशाओं को 8 भागों में बांटते हैं। ये एक जनरल बात। और इसी के साथ एक और झटका दूं मैं आपको। कितनी बड़ी दिशाएं 10वीं में? 4। 11वीं में कितनी बड़ी? 8। और इसी के साथ दिशाएं 10 होती है। और समझ लीजिए दिशाएं 10 होती है कि सर अब कौन सी रह गई बाकी? आपने 4 की तो 8 कर दी और 8 की 10 कर रहे हैं। अरे बेटा 10 भी करूंगा। कैसे? नभ और पाताल को मिलाकर के 10 दिशाएं होती है। दिशाएं कितनी होती है? 10 होती है। पढ़नी कितनी है? 8। पढ़ कितनी चुके? 4। ये एक सामान्य ज्ञान है। कि सामान्य ज्ञान की बात करें तो हम छोटी से उदाहरण देखते हैं कि भूगोल का क्या फायदा है आपके जीवन में, कि एक छोटी सी बात करते हैं कि दिशाएं कितनी होती है। आपने 10वीं में पढ़ी 4, मैंने कितनी पढ़ाई? 8, और भविष्य में कितनी पढ़ेंगे? 10। कैसे? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो आपने शुरू से पढ़ी। अब मान लीजिए किसी का भारत में इस जगह मकान है, या भारत में किसी का इस जगह मकान है, या इस जगह मकान है, इस जगह मकान है, तो आप कैसे सिंबल करेंगे उसको? सीधा सीधा तरीका है, ये वाली दिशा को मिला दिया जाता है, ये आपकी नई दिशा बन जाती है। ये वाली दिशा को मिला दिया जाता है, नई दिशा बन जाती है। इसी प्रकार से मैंने आगे फिर एक झटका दिया कि दिशाएं 10 होती है। दिशाएं 10 होती है और 10 दिशाओं को किस तरीके से बांटा गया? 8 तो आपके सामने दिखाई दी मैंने। नभ और पाताल एक ऐसी चीज है जिसको हम और डिवाइडेशन कर देते हैं, जिसे 10 दिशाओं में। ये एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने मैंने दिया कि भूगोल क्या है, भूगोल को किस रूप में आपको देखना है। देखिए बेटा, सब्जेक्ट चूज करने के साथ साथ आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूं, मेरे को इसका क्या बेनिफिट होगा। मैंने जैसे एक उदाहरण देके बताया, मान लीजिए आपके घर के बाहर कोई व्यक्ति आ गया और आपको फोन करके कह रहा है कि गुरुजी मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूं और मुझे आपके घर की तरफ आना है। अगर आपको दिशा ज्ञान है तो आप अपने दिशा ज्ञान के आधार पर बता सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम गांव से बिलोंग करते हैं, आपको पता है अपने गांव में हम रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी में हम रहते हैं, खेती बाड़ी वाले आदमी हैं। ज़्यादातर हमारे अधिकांशतः लोग बाग गाँव से बिलोंग करते हैं। अगर हम दिशाओं का ज्ञान नहीं जानते, ये एक सामान्य बात है, हम अगर दिशाओं का ज्ञान नहीं जानते हैं तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानकारी होता है। क्यों? आज मान लीजिए एक प्रचलित शब्द आपने गांव में सुना होगा या 10वीं में पढ़ा होगा, पूर्वाही, पश्चिमी विक्षोभ। ये ऐसे शब्द आपके साथ आएंगे तो वो शब्द आपको अभी 11वीं में पढ़ने बेटा। तो इन चीजों के शब्दों का आधार क्या है? पूर्वाही, पूर्व से आने वाली वाही, हवा। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिम से आने वाला विक्षोभ तो पश्चिमी विक्षोभ।
इस तरीके के शब्दों का उत्तर का मैदान मतलब इस दिशा में होने वाला मैदान, दक्षिण का पठारी प्रदेश, दक्षिण में पठार वाला प्रदेश। इस तरीके के छोटे छोटे ज्ञान आपको आने चाहिए। ये सामान्य ज्ञान है। इन सामान्य ज्ञान को ध्यान में रख के आप बड़े से बड़े IAS RS की तैयारी करते हैं। ये सब्जेक्ट सिर्फ ये बेनिफिट आर्ट्स वाले विद्यार्थियों को मिलता है, चाहे वो साइंस का हो या कॉमर्स का हो, उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिल पाता है। उन्हें जिस दिन वो साइंस कॉमर्स से BA MA कर लेते हैं उसके बाद में भी उनको वापस ये पढ़ना पड़ता है, और आपको ये चीज़ पढ़ने के लिए स्टार्टिंग से ही आपको दे दिया जाता है। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें आपको मिला करके आगे भविष्य बनाती है। तो भूगोल सब्जेक्ट क्यों चूज करना चाहिए कि हमारे एक तो मानसिक स्थिति ब्रॉड होती है, दूसरा हमारी जो सब्जेक्ट लेने का मेन कारण है उससे क्या है, हमारे व्यवहारिक ज्ञान कैसे बता दिया, व्यवहारिक ज्ञान। दूसरा, आने वाले भविष्य में जो हम RS IAS जैसे कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं, या एक छोटे लेवल का 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड का भी आप सिलेक्शन करना चाहें, तो उस ग्रेड में भी आपको ये सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। इस वजह से SST जो आपने पढ़ी 10वीं में, उसके 8 सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट है भूगोल। इसका क्या आधार है मैंने आपको बता दिया। अब इस तरीके से आगे और उदाहरण देता हुआ बताऊंगा कि किस तरीके से भारत के नक्शे का निर्माण हुआ, किस तरीके से राजस्थान के नक्शे का निर्माण हुआ, विश्व का नक्शा कैसे बना। इन सब बातों को आज तक आपको आए 10वीं में आपके पास आ गया बोर्ड का नक्शा कि साहब बोर्ड में आपको नक्शा दे दिया, फलाने फलाने देश भरिए, आप रट्टू तोते की तरह पढ़ गए कि साहब ये देश ये देश ये देश ये। आपने सिर्फ पढ़ा है, आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये देश यहीं क्यों बना, कि भारत ऐसा क्यों है, भारत की स्थिति इस तरीके से क्यों है। मैं कहूँ ये भारत है, आपके पास कोई उदाहरण हो तो बता दो क्यों है, इसको आप भारत क्यों नहीं कहेंगे। आप मुझे इतना सा बता दीजिए इसको आप भारत क्यों नहीं कहेंगे। क्योंकि आपके बचपन से क्या छवि है, कैसे कबूतर, बस आपने ये लिखना सीखा है, पर ये कबूतर कैसे बना ये आपने लिखना नहीं सीखा। इसलिए 11वीं वो लेवल है बेटा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे कबूतर क्यों बना था, ये कबूतर को बनाने का कारण क्या था, कि कबूतर का अक्षर ऐसा क्यों बना। उसी तरीके से भारत का नक्शा इस तरीके का क्यों बना, राजस्थान का नक्शा जो है वो इस तरीके का क्यों है, विश्व का नक्शा इस तरीके का क्यों है। इन सभी का जो आपके माइंड को ब्रॉड करेगा, जो आपके माइंड को बढ़ाएगा कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, ये अब आपको लेवल 11वीं में सीखना है। ये सामान्य सी बातें हैं, इन सामान्य सी बातों को इसलिए बताया, किताब उठा के पढ़ाना बहुत आसान होता है, पर बच्चों को अभी इसमें एक किताब पढ़ा रहा हूँ, किताब पढ़ाते हुए समझ लीजिए उसमें आ गया पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा कहीं बारिश हुई। अब आपको ये नहीं पता कि पश्चिमी विक्षोभ है क्या और बारिश हो रही है, सिर्फ बारिश शब्द का अर्थ है। अब आपसे मैं पूछूं बरसात क्यों होती है, कि सर बादल गरजते इसलिए बारिश होती है, खत्म बात, छोटी सी। क्यों होती है, राजस्थान में बारिश कम क्यों होती है, इसका कारण बताइए। केरल में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है, उसका कारण बताइए। हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में वर्षा क्यों होती है। हर चीज के अंदर जब तक ज्योग्राफी में क्यों शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इस वजह से इसको साइंस सब्जेक्ट कहा जाता है। क्यों शब्द का प्रयोग करना ज्योग्राफी में कंपलसरी होता है। बारिश क्यों होती है, बच्चा बड़ा क्यों होता है, किस कारण बिजलियां कड़कती है, क्यों कुत्ते भौंकते हैं, क्यों तारे टमटिमाते हैं, क्यों शब्द का प्रयोग जब तक नहीं होगा जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, और क्यों ही साइंस का जन्म करता है। अब आपके माइंड से एक दुविधा खत्म हुई कि साहब मेरे 85-90% है, मैं आर्ट्स क्यों लूंगा। ये अक्सर मैं देखता हूं मेरे जीवन काल के अंदर, मैंने देखा 12 साल की टीचिंग लाइफ में मैंने देखा कि बच्चों के 80-90-95 बन जाती है, वो साइंस की तरफ भागते हैं। अच्छी बात है, आपकी रुचि है तो साइंस की तरफ जाइए, पर क्या होता है आप आर्ट्स को क्या सोचते हैं, डिमोलाइज, कम सब्जेक्ट है। बेटा साइंस का ही सब्जेक्ट है आपके ज्योग्राफी। आप आगे जब बड़ी क्लासों में जाएंगे आप करेंगे MA ज्योग्राफी, MA ज्योग्राफी, MA ज्योग्राफी, और MSc ज्योग्राफी भी होती है। MSc ज्योग्राफी दोनों इक्विवेलेंट है, वहां पे भी आपको ज्योग्राफी ही पढ़नी पड़ेगी। जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं उनको भी आगे ना पीछे यही पढ़ना है, कब जाके MA में। तो इससे बढ़िया फायदा क्या है, 11वीं में पढ़ो ना, 11वीं से मजबूत करो, और 11वीं से मजबूत करके आप MA करो ज्योग्राफी से। पर हम क्या करते हैं, हम साइंस की तरफ भागते हैं, और साइंस की तरफ भाग के फिर बाद में हम क्या लेते हैं, MSc ज्योग्राफी की हिसाब, इक्विवेलेंट है पर उनका बेस कम मजबूत होता है,
अपेक्षा जिस विद्यार्थी ने 3 साल बीए के, 2 साल स्कूल लाइफ के और 2 साल ग्रेजुएशन लाइफ के, तो उनका बेस वैसे मजबूत होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ भारत इस तरीके का क्यों है, ये अगली क्लास में बात करेंगे कि भारत इस तरीके का क्यों है, ये राजस्थान इस तरीके की आकृति क्यों आई। एक कहानी सुनाऊंगा, बहुत अच्छी कहानी है मिस्टर वेगनर की, जो आपके सिलेबस में भी है। मिस्टर वेगनर थे, एक विद्वान थे जो जर्मन के भूगोलवेत्ता थे, उनके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस भारत वगैरह के नक्शे की बात की। इस तरीके की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए आप कि दिशा ज्ञान होना चाहिए, हम किस तरीके के व्यवहारिक लाइफ में जी रहे हैं, भूगोल का आने वाले समय में क्या महत्व है, इन चीज़ों को आपको अपनी जो आने वाली फ्यूचर है उसको समझना है। सब्जेक्ट लेते समय आपको दुविधा पैदा नहीं करनी कि सब्जेक्ट ज्योग्राफी लूँ, कॉमर्स जाऊँ, साइंस जाऊँ, ये बहुत सी दुविधाएं बच्चों के सामने रहती है। तो इन दुविधाओं को समाधान करने के लिए आज एक सामान्य क्लास मैंने डाली थी कि सामान्य क्लास के आधार पर आपको पता लगे कि मैं किस तरफ बढ़ रहा हूँ, कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। मैं आपने एसएसटी में भले 100 में से 100 नंबर लिया है, पर एसएसटी के भी 8 भाग है बेटा, 8 भागों में बटी हुई है एसएसटी, और उसका एक छोटा सा भाग है भूगोल। मैं ये नहीं कहता भूगोल पढ़ के आदमी विद्वान हो जाएगा, उसे और भी सब्जेक्ट पढ़ने, पर भूगोल से वो व्यवहारिक जरूर हो जाएगा। उसे पता लग जाएगा कि मैं सांस क्यों ले रहा हूँ, साइंस में भी आप ये पढ़ रहे हो ना, मैं सांस क्यों ले रहा हूँ, प्राणवायु क्यों पढ़ रहा हूँ, इससे यही चीज़ आपको ये ज्योग्राफी भी सिखाएगी कि मानव का जन्म धरती पे क्यों हुआ, इस मानव का क्यों, क्योंकि आपके 12th की जो बुक है उसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, और जो आपकी 11th की बुक है उसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल अर्थात पर्वत पठार मैदानों के बारे में विस्तार पूर्वक, और फिर उस पर्वत पठार मैदानों के अंदर के बारे में जो मानव जानता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा, मेरे हाथ में मार्कर है, क्या कोई जानवर बता सकता है कि ये मार्कर है? एक इंसान ही बताएगा ये मार्कर है। ये बोर्ड है, आप लोगों ने बचपन से समझ में आ रहा है कि साहब ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड है। आज आपको पता लग गया कि साहब ये साक्षात बोर्ड है कि आपको पढ़ाने में आ रहा है। क्यों? किसने बताया? एक मानव ने बताया। ये कोई जानवर नहीं बता सकता, या कोई पादप नहीं बता सकता, या कोई प्राणी, वो अन्य जीव नहीं बता सकता कि साहब ये बोर्ड है, इसको खोलेंगे मार्कर को, इस पर चलाएंगे। इस चीज को चलाना सिखाना क्या कहलाता है? बनाना भौतिक भूगोल, सिखाना मानव भूगोल, और ये दोनों ही शाखाएं जीवन भर काम में आती है। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल की बहुत सी शाखाएं, उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन आप इनमें करेंगे, ग्रेजुएशन में करेंगे इस तरीके से। पर मैं आपको फिर बता रहा हूं, बच्चे 11वीं को लाइट में ना लें। आप ये सोचते हैं कि 11वीं कोई बात नहीं, जैसे आपकी 9वीं 10वीं के लिए बेनिफिट होती है ना, वैसे ही 12वीं 11वीं के लिए बेनिफिट होती है। कैसे? 11वीं में आपने मेहनत की, तो आपने अगर मेहनत कर रहे हैं, दिमाग आपका सेटअप है कि साहब मेरे को, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण देखिए, मैंने भारत का नक्शा बनाया, सटासट बन गया। ठीक है, कहां जो रहा है? ये करत करत अभ्यास किया बेटा। मैं ये नहीं कहता कि आप पहले दिन में सीख जाएंगे, पर अभ्यास किया। अब आप 12वीं में आ गए, आपने 11वीं में ढंग का अभ्यास किया, आपको प्रैक्टिकल के सॉरी आपके थ्योरी में 56 में से 56 नंबर लाने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मैपिंग का अध्ययन है, राजस्थान के नक्शे का अध्ययन है, आपको विश्व के नक्शे का अध्ययन है, और आपको पता है 2 2 2 2 2 2 6 नंबर के तो आपके नक्शे ही हैं, वर्ल्ड लेवल का, इंडिया लेवल का और राजस्थान लेवल का। 6 नंबर तो आपको फ्री पिकोड के मिल रहे हैं। सिर्फ कितने नाम लिखने के? 4 नाम लिखने के, सिर्फ 4 नाम लिखने, 6 नंबर तो आपको फ्री पिकोड के मिल रहे हैं। 56 में से 6 नंबर दिए गए, 50 का विस्तार पूर्वक अध्ययन बाद में करेंगे। ये इस तरीके से 6 नंबर तो आपको इसमें ही मिल रहे हैं। और कैसे? सिर्फ अभ्यास से, सिर्फ एक छोटा सा अभ्यास किया, फटाफट लिखा। इसको बनाने का तरीका मैं आपको और बता दूंगा कि किस तरीके से बनाते हैं, तो मेरी आदत हो चुकी है, इसलिए बाकी किस तरीके से भारत का नक्शा बनाया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा जब हम क्लास में मिलेंगे। इस तरीके से इनमें बढ़ने की कि साहब, अब किसी ने जैसे फॉर एग्जांपल आपसे अभी 10वीं में मैप पूछा गया होगा कि साहब 10वीं के मैप में आपको उत्तर प्रदेश बढ़ना है। अब बच्चा ढूंढता है उत्तर प्रदेश कहाँ भरूँ, उत्तर प्रदेश कहाँ भरूँ, उत्तर प्रदेश। बेटा, जो आपके पेन की निप है ना, उत्तर तो नक्शा ही है आपका, और बच्चा भरता हुआ कहाँ जाता है? उत्तर प्रदेश बाहर निकाल देता है। उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, और उसको बढ़ता 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 ठेठ बाहर तक निकाल देता है। और हम क्या सोचते हैं? मेरे 2 नंबर पक्के। घर आकर के कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करके आपने उसको जोड़ा, और आपके उत्तर प्रदेश मात्र आपके पेंसिल की जो निप है ना उस नक्शे में दिखाती है। इसलिए नक्शे को हमेशा बीच में पॉइंट करना होता है और ऊपर की तरफ लिखना होता है, जब जाके नंबर मिलते हैं। क्योंकि आपके पेंसिल के नंबर के बराबर तो उत्तर प्रदेश ही है उसमें, क्योंकि मैप की जो स्केल होती है वो बहुत छोटी मिलती है आपको। ये छोटी छोटी सामान्य बातें हैं जो बच्चे को आगे बढ़ाती है, और इसी प्रकार से इन चीज़ों को आगे ध्यान रखती है।
ये सिर्फ अभ्यास है और कुछ नहीं है। जर्नल ज्ञान है एक मानव के लिए छोटी सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा दिशाएं कितनी होती है, आपने फटाफट के उठ के कह दिया 4, मैंने बोला 8, आप सदमे में आ गए, गुरुजी 8 दिशाएं कहाँ से है? मैंने बता दिया कैसे 8 दिशाएं। फिर मैंने बोली 10, फिर आप टेंशन में आ गए कि 10 कैसे? मैंने बताया बेटा नभ और पाताल को भी मिला करके 10 दिशाएं की जाती है। कैसे? उत्तर, दक्षिण, आपके पूर्व, पश्चिम, ये तो 4 सामान्य आप बात पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में इसको आप उत्तर पूर्व बोल सकते हैं या पूर्व, आपके पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं या उत्तर पश्चिम भी बोल सकते हैं। इसको उत्तर पूर्व भी बोल सकते हैं या पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल असम, एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, एक राज्य असम। अब मैं आपसे पूछूं असम राज्य कहां स्थापित है, कौन सी दिशा में? राजस्थान की स्थिति भारत के नक्शे में किस जगह? एक छोटा सा क्वेश्चन आता है 11वीं में आपके पास आएगा क्वेश्चन, भारत के नक्शे में राजस्थान की स्थिति लिखिए। और अधिकांशतया बच्चे पश्चिम लिख के आते हैं, अधिकांशतया बच्चे पश्चिम लिख के आते हैं। भारत की स्थिति कौन सी है? राजस्थान की उत्तर पश्चिम स्थिति है हमारी भारत की। राजस्थान के नक्शे में जयपुर की स्थिति क्या है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, दिमाग में अगर पता है कि जयपुर कौन सी स्थिति में है, कौन सी दिशा में, तो कुछ नहीं, हम हैं पूर्व दिशा में बेटा। जिस वक्त अभी मैं जिस क्लास में खड़ा हूं वो पूर्व दिशा में खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूं। हम जयपुर है हमारा, जयपुर जिला है और राजस्थान के पूर्व दिशा में स्थित है। ये छोटी छोटी जानकारियां कैसे? अभ्यास, नक्शे के अभ्यास से। इस तरीके की छोटी छोटी जानकारियां आपको मिलती रहेगी तो आपका माइंड डेवलप होगा, और माइंड डेवलप होगा तो उससे आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से सामान्य क्लास आपने देखी। सामान्य क्लास में आपने पढ़ा कि किस तरीके से भूगोल विषय के रूप में आपको जागरूकता बढ़ानी है। सब्जेक्ट चूज करते समय कंफ्यूजन नहीं होना है कि सब हम किस सब्जेक्ट के लिए लें, क्योंकि वैसे ही आपके पास समय बहुत कम रह चुका है। अभी भी आप दुविधाओं में ना रहें, क्योंकि आपके पास समय बहुत विपरीत चल रहा है। और तो उस विपरीत अभी से अपने माइंड को सेटअप करें, और सेटअप करके क्लास टू क्लास अपने सब्जेक्ट को आप चूज करते चलें और अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें, तो फल आपको मिलेगा, अन्यथा आपको प्रतिफल नहीं मिल पाएगा। और फिर लास्ट में जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, 11वीं क्लास को कमज़ोर क्लास ना समझें, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास के विद्यार्थी होंगे। वो नहीं कि 10वीं तक हमारे जैसे चल रहा था चल गया, नहीं, 20 का सत्रांक था चल गया, भेज दिए 20 में। अब सत्रांक भी 20 का नहीं बेटा, 14 नंबर का सत्रांक है ज्योग्राफी में, और मेहनत करनी पड़ती है जब जाकर के नंबर आते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी सिचुएशनों को ध्यान रखें और उसके मेहनत करें। इस प्रकार आपका ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।